फर्स्ट ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 लेसन नंबर 3। आज हम प्रश्न देखते हैं, वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है? अपने दैनिक जीवन में एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। वस्तुओं को वर्गीकृत करने से में क्या लाभ हो सकता है? अपने दैनिक जीवन में एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, वर्गीकरण के बारे में बताया था कि वर्गीकरण वस्तुओं को समान विशेषताओं के आधार पर उन्हें समूह में बांटना या उनको वर्गों में बांटना, अलग अलग करना ही वर्गीकरण कहा जाता है। किसी वस्तु को समान विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग डिवाइड करना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण के कारण हमें क्या लाभ हो सकता है दैनिक जीवन में, ये हम एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं। तो उत्तर देखिए आप। वर्गीकरण का तात्पर्य एक समान वस्तुओं को समूह या वर्गों में व्यवस्थित करने से होता है। जैसे पुस्तकालयों में पुस्तकों को विषयवार रखना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे पुस्तकालय है, पुस्तकालय में विषयवार जो किताबें हैं, जैसे भूगोल की अलग है, इतिहास की अलग है, और जो है अर्थशास्त्र की अलग है, हिंदी की अलग है, मैथ की अलग है। सबको अलग अलग जो समान विशेषताओं के आधार पे उसको अलग अलग बांट दिया पुस्तकालय में हमने किताबों को, तो ये वर्गीकरण हो गया। पुस्तकालय में पुस्तकों को विषयवार रखना वर्गीकरण है। जब आपको भूगोल की एक विशेष पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है तो आपको केवल यह करना है कि भूगोल समूह में उस पुस्तक की खोजें। जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारे पुस्तकालय लाइब्रेरी में हमने बहुत सारे जो सब्जेक्ट की किताबें अलग अलग पहले से रखी हुई हैं, और उसके बाद जब हमको उसमें किसी एक विशेष विषय की आवश्यकता होती है, जिस विषय की आवश्यकता होती है, हम उसी विषय के समूह में अगर उसको खोजेंगे तो वो हमको आसानी से मिल जाएगी। और अगर वो सारी किताबें मिक्स होकर रखी जाएगी तो हमको आसानी से नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत छोटा सा दैनिक जीवन में हमारे जो छात्र जीवन है वो उसमें एक बहुत छोटा सा और बहुत सबसे मैं समझ रहा हूँ बेस्ट ये उदाहरण है जो वर्गीकरण का है। तो हम इसको आसानी से ये हम जो है समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको अगर हम वर्गीकरण कर दें तो वर्गीकरण करने से हमको बहुत उसका जो विशेष लाभ मिलता है, हमारे समय की बचत होती है। ऐसे ही अनेक कामों में हम जो है वर्गीकरण के आधार पर उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको हम बहुत जल्दी उसकी जान पहचान कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, चर क्या है? एक संतत तथा विविक्त चर के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। अब इसमें चर क्या है? देखिए, चर आपने पहले पढ़ा होगा, जिनका मूल्य एक मद से दूसरे मूल्य में बदलता रहता है और जो संख्यात्मक रूप में मापे जा सकते हैं, उन्हें चर कहते हैं। जो चर होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक मद से दूसरे मद में उनका जो है उनका मूल्य बदलता रहता है और जो संख्यात्मक रूप में मापे जा सकते हैं। दूसरा इसमें है संतत तथा विविक्त चर। संतत चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 1/2, 1/4, 1.46 आदि। जबकि विविक्त चर केवल निश्चित मान वाले हो सकते हैं, जैसे छात्रों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, ये होता है। इसके बाद है, आंकड़ों के वर्गीकरण में प्रयुक्त अपवर्जी तथा समावेशी विधियों की व्याख्या कीजिए। एक सवाल ये भी है, अपवर्जी और समावेशी है अर्थशास्त्र में का जो हमारा सांख्यिकी का ये चैप्टर है, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। जो हमारा इसमें जो आंकड़ों का अध्ययन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि कैसे है? इस विधि के द्वारा वर्गों का गठन इस प्रकार किया जाता है कि एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। देखिए, इसमें जो जैसे मान लीजिए हमारा क्लास इंटरवल वर्ग इंतराल है, वर्ग इंतराल में हम क्या करते हैं, वर्ग रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 ऐसा वर्ग बना लेते हैं। तो कह रहा है, इस विधि के द्वारा वर्गों का गठन इस प्रकार किया जाता है कि एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। अपवर्जी में क्या आता है, जो एक वर्ग है, जैसे 100 से 200 है, 200 से 300, एक वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। इस विधि से आंकड़ों की संततता बनी रहती है। इस विधि के अंतर्गत उच्च वर्ग सीमा को छोड़ देते हैं, परंतु एक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को शामिल कर लिया जाता है। तो इसमें अपवर्जी जो सीमा हमने देख लिया, एक वर्ग जो इसमें वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में उच्च सीमा निम्न सीमा होती है। तो एक वर्ग में जो उच्च सीमा होती है, अगले वर्ग की निम्न सीमा दोनों बराबर होती है। लेकिन
अपवर्जी जो विधि है, इस विधि में अगले वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, पहले वर्ग की उच्च सीमा के बाद जो अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है, दोनों एक ही होती है, तो इसको निम्न वर्ग में ही शामिल किया जाता है, उच्च वर्ग में शामिल नहीं किया जाता। एग्जाम्पल 4 मैंने इसमें बता दिया, 100 से 200, 200 से 300। तो इसमें 100 से 200 पहला वर्ग है, अंतराल है, इसकी उच्च सीमा 200 है, और दूसरे वर्ग अंतराल में 200 से 300 है, 200 इसकी निम्न सीमा है। तो दोनों देखिए, पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न, दोनों बराबर है, लेकिन इसको 200 को केवल दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में ही शामिल किया जाएगा। ये हमारा अपवर्गी विधि। दूसरा है समावेशी विधि। समावेशी विधि की तुलना में अपवर्जी विधि की तुलना में समावेशी विधि किसी वर्ग अंतराल में उच्च वर्ग सीमा को नहीं छोड़ती है। अपवर्जी विधि की तुलना में समावेशी विधि किसी वर्ग अंतराल में उच्च वर्ग सीमा को नहीं छोड़ती है। इस विधि में किसी वर्ग में उच्च वर्ग सीमा को सम्मिलित किया जाता है, अतः दोनों वर्ग सीमाएं वर्ग अंतराल का हिस्सा होती हैं। तो इसमें जो दूसरा समावेशी विधि हमारा दिया है, समावेशी विधि में जो हमारे दूसरे वर्ग की उच्च वर्ग सीमा है, जो उच्च वर्ग सीमा है, उस उच्च वर्ग सीमा को नहीं छोड़ा जाता है, उस वर्ग में उच्च सीमा को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी समावेशी विधि। इसमें कोई भी वर्ग अंतराल होता है, उस वर्ग अंतराल में जो उसकी उच्च सीमा होती है वो ही इसमें शामिल होती है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ 100 से 101 से 200, 201 से 300। तो इसमें देखिए पहले वर्ग में 200 उच्च सीमा है, दूसरे वर्ग अंतराल में 300 वर्ग सीमा है। ये दोनों ही इसमें उच्च सीमा या समावेशी विधि में शामिल हो जाएंगी। तो ये है हमारा आज का जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे का भाग कल आपको बताया जाएगा। थैंक यू।